हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा और अच्छे से तैयारियां भी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र को लेके एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वन शॉट आज इसको करेंगे। ठीक है, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर करे हुए। हम अपने इस एक्सरसाइज इस चैप्टर को कर शुरुआत करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा कि वैश्वीकरण का अर्थ पूछ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है, पहला है देश के अंदर व्यापार, पहला देश के अंदर व्यापार, विश्व स्तर पर व्यापार, है ना, व्यापार का विस्तार। तीसरा नंबर है केवल घरेलू व्यापार और चौथा नंबर है कृषि में सुधार। आइए इसको हम एक झलक समझते हैं कि भाई वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो एक बात याद रखना कि देश के अंदर व्यापार तो होगा, ये वैश्वीकरण है। जो पता चलता है कि विश्व में हो तो हम कहेंगे विश्व स्तर पर व्यापार का विस्तार करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये चीज आप समझ गए हो, रटाफिकेशन नहीं है। आप इस चीजों को समझो कि कैसे हमें इसका जवाब देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, पढ़िए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है, पहला है ऑप्शन स्थानीय बाजार में नियंत्रण, स्थानीय बाजार पर नियंत्रण, दूसरा लाभ में वृद्धि और तीसरा सरकारी नियंत्रण और चौथा है सांस्कृतिक संरक्षण। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होगी उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक भाई पैसे कमाएं, लाभ में वृद्धि। इसके जो प्रॉफिट होते हैं वो सोचता है कि मैं अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाऊं, मतलब अधिक से अधिक लाभ कमाऊं। ठीक है, भारत में पहली बार आर्थिक सुधार कब लागू हुआ था? पहली बार आर्थिक सुधार कब शुरू हुए थे, लागू हुए थे कब? 1991, 1991 में। 1980 नहीं, 2000 नहीं, 1975 नहीं, ऑप्शन नंबर है ये होगा 1991। ये डेट है, ये आपको याद रखने हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और इससे ढेर सारे सवाल आते रहते हैं। SEZ की बात करूं तो इसको भाई आप कहोगे स्पेशल, ठीक है, इकोनॉमिक और जोन। हिंदी में कहें विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क में वृद्धि, विदेशी निवेशों को आकर्षित करना, कृषि को बढ़ावा देना और घरेलू व्यापार को सीमित करना। बताइए आप इसका जवाब क्या बताओगे? तो कहोगे विदेशी निवेश को आकर्षित करना इस SEZ का मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी निवेश हमारी ओर क्या हो, अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो और वो हमारे देश में हमारे क्षेत्र में निवेश करे और अधिक से अधिक फायदा हमारे देश के लोगों को हो। तो SEZ मुख्य रूप से ये कर रहा है, विदेशी निवेशों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ये चीजें भी क्लियर होगी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। भाई मेरे विश्व व्यापार संगठन WTO अब तुम्हें कहे कि भाई WTO का अंग्रेजी में पूरा नाम बताओ। हिंदी में तो विश्व व्यापार संगठन है, ये क्लियर होगा। अगर अंग्रेजी में बोलो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक कहोगे जी सर, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ऐसी होता WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। खैर अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1995, बी में है 1985, सी में है 1970 और डी में है 2000 ईस्वी। तो 1995 में भाई इसका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ये चीजें क्लियर है, ये याद रखना है। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत यानी स्थापना 1995 में हुई थी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा अगर लाभ बोले, अगर सबसे ज्यादा फायदे की बात करें तो क्या होता? देखिए, स्थानीय उद्योगों का विकल्प, सांस्कृतिक ह्रास और उत्पादों की बढ़ती कीमतें और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प। भाई मेरे समझो, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उपभोक्ता के लिए अधिक विकल्प होते हैं। हमें ये ना ये ना ये ना वो, जो चीजें हमें पसंद होगी वो चीज हम लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा वो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ होता है उपभोक्ताओं के लिए ये अधिक विकल्प का काम करती है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या है, वो आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा, आप पर हो, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्वीकरण के नियम को बनाता है। अब वैश्वीकरण के नियम को कौन बनाने का काम करेगा, तो देखो संगठन वैश्वीकरण के नियम को कौन बनाता है, आईएमएफ बनाएगा नहीं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ यही इसको बनाने का काम करता है, यूनेस्को नहीं बनाता है, संयुक्त राष्ट्र नहीं बनाता है, बल्कि कौन बनाता है, विश्व व्यापार संगठन। अगर हम बोले तो कहोगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होप कि ये बातें भी तुम्हें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है, पहला है घरेलू, केवल घरेलू व्यापार करना, सीमित देशों में व्यापार, विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार का विस्तार, और डी में केवल कृषि उत्पाद बेचने पर। अब भाई इसका जवाब तुम लोग खुद सोच के बता सकते हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सोचती है कि विश्व के विभिन्न देशों में हमारा व्यापार का क्या हो, अधिक से अधिक विस्तार हो, हमारे प्रोडक्ट्स सेल हो, ठीक है, लोगों तक पहुंचे, इसका मुख्य काम ये होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल हमारे सामने देखिए, विदेशी निवेशकों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड में क्या लाभ मिला है। भाई एसईजेड की बात मैं तुम्हें कहूं तो कहोगे सर अभी आपने बताया था कुछ देर पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये विदेशी निवेशकों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में क्या लाभ मिलते हैं, उसका कुछ होगा ना भाई। अगर हम तुम्हारे पास आएंगे, विदेशी निवेशक इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आएगा तो इसको क्या फायदा मिलता है ना। एसईजेड में क्या लाभ मिलता है, पहला है उच्च कर दर, दूसरा कस्टम शुल्क में छूट और आयात प्रतिबंध, और डी में है कम मजदूरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो कहोगे कस्टम शुल्क में क्या होता है, छूट मिलता है। ठीक है, विदेशी इन्वेस्टर जो होंगे जो हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज तुम समझे होगे। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्वेश्चन वैश्वीकरण का एक प्रमुख नुकसान क्या। भाई मेरे देखो, जिस चीज के फायदा होते हैं ना उस चीज के नुकसान भी जरूर होते हैं। तो हमें यहाँ नुकसान पूछ रहा है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा, घरेलू उत्पादकों पर दबाव, विदेशी निवेश में कमी, और डी में है संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा कि घरेलू उत्पादक जो है भाई उस पर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, घरेलू उत्पादकों पर दबाव होता है। ठीक है, हम 10 तक कर लिए हैं, मतलब 1/5 कर लिए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन करने हैं हमें, 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। समझ में देखो, मैं एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर का दे दी, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब कंटिन्यू सब चीज मिलते रहेंगे, मैं इस पे डिटेल में काम कर रहा हूँ। खैर चलिए अभी की बात करें, 11 नंबर सवाल। आइए, भारत में 1991 में किस प्रकार की आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, दूसरा है सामाजिकवाद, तीसरा कृषि सुधार, और डी मतलब चौथा नंबर डी ऑप्शन है आयात शुल्क में वृद्धि। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए। भारत में 1991 में जो आर्थिक सुधार शुरू की गई थी तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के स्तर का था। ठीक है, ये चीजें भी आपको क्लियर होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 12 नंबर हमारा सवाल है। देखिए 12 नंबर सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर अपने कारखानों को कहां स्थापित करती है। पहला ऑप्शन है बड़े शहरों में, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और तीसरा है उन देशों में जहां मजदूरी कम होती है, और डी केवल विकसित देशों में। भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत चालाक होती है, उस जगह पे अपने कंपनी को स्थापित करना चाहती है जहां पे मजदूरी दर क्या होती है, मजदूरी की संख्या ज्यादा हो और उसको मतलब पैसे जो है ना कम देने पड़े, वहां अपना ये कारखाने को मतलब क्या करती, स्टैब्लिश करती है, स्थापित करती है। चीजें क्लियर है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे वैश्वीकरण का कारक नहीं माना जाता है। भाई मेरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है परिवहन और संचार का विकास, दूसरा है मुक्त व्यापार समझौते, व्यापारिक नीतियों में कठोरता, नई तकनीकों का विकास। ये कहता है वैश्वीकरण का कारक नहीं माना जाता है, मतलब 3 ऐसे चीज है जिसको वैश्वीकरण में है, और 3 मतलब एक ऐसे चीज होंगे जो नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं, आपके सामने 4 गो ऑप्शन दिया गया है।
तो बताइए उसका जवाब कौन होगा? कहोगे व्यापारिक नीतियों में कठोरता ये वैश्वीकरण का कारक नहीं माना जाता है। हमें कठोरता नहीं, मतलब कोमलता से पेश आना होता है, कठोरता से कुछ भी नहीं होता। तो क्या? व्यापारिक नीतियों में कठोरता। ठीक है, आइए फिर आ गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ के क्या उद्देश्य है भाई? कर की दरों को बढ़ाना, पहला ऑप्शन कि हम खाली टैक्स बढ़ाएंगे, कर बढ़ाएंगे ये। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा देना। तीसरा, केवल कृषि उत्पादकों का उत्पादन। और चौथा, श्रमिकों की मजदूरी को घटाना। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो कहोगे SEZ का मतलब होगा, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब होता है हम निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये भी चीजें तुम्हें समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कांडला। कहां? कांडला में पहला अपना विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था। चलिए अगला अगला सवाल है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है भाई? उदारीकरण का मतलब यहां पर ऐसे समझ लो कि तुमसे शब्दार्थ नहीं पूछा, उसके मतलब को, अर्थ को समझने का मतलब वो पूछ रहा है अपने लैंग्वेज में। अब आइए, तो उदारीकरण का क्या मतलब है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। दूसरा, आयात शुल्क में, बी ऑप्शन है आयात शुल्क में कमी। सी ऑप्शन है व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। और चौथा है सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। भाई मेरे, ये जो उदारीकरण का मतलब है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप को कम करने का काम करता है कौन? तो ये उदारीकरण, उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल 18 नंबर हमारे सामने, वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है भाई? इसका प्रभाव हमें देखने को क्या मिलता है? स्थानीय बाजार में वृद्धि, बी ऑप्शन आर्थिक असमानता में वृद्धि, केवल सरकारी निवेश, सिर्फ घरेलू व्यापार का विकास। तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आर्थिक असमानता ज्यादा होती है। ठीक है, आर्थिक असमानता, कोई धनी है तो है बहुत, जिसकी व्यापार चल रहा बड़े स्तर पे तो बड़े स्तर पे चल रहा, जो छोटा मतलब बिजनेस तो शुरू कर लेता है स्टार्टअप शुरू कर लेता है, लेकिन वो लंबे समय तक रन अप नहीं कर पाता, उसको चला नहीं पाता है। ठीक है, तो आर्थिक असमानता में वृद्धि वहां देखने को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन, IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMF, ठीक है, देखिए IMF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मैं आपको ये समझने के लिए, आप पहले ये समझ लो कि ऑप्शन है विश्व शांति को बनाए रखना। ये भाई इसका तो कोई काम ही नहीं IMF, समझ रहे हो? ये विश्व शांति को बनाए रखने का काम किसका होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। विकासशील देशों की मदद करना, अवैश्विक मौद्रिक सहयोग बढ़ाना और केवल विकसित देशों की मदद करना। तो कहोगे वैश्विक क्या है, मौद्रिक सहयोग बढ़ाना किसका काम है? IMF का। समझ रहे हो? IMF का काम है वैश्विक मौद्रिक क्या कहते हैं उसको, मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने का काम है IMF का। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश वैश्वीकरण को सबसे कम प्रभावित हुआ है? कौन सा देश वैश्वीकरण से सबसे कम प्रभावित हुआ है? कौन सा देश वैश्वीकरण से सबसे कम प्रभावित हुआ? ऑप्शन में भारत, नेपाल, चीन और जापान। बताइए, भारत, नेपाल, चीन और जापान, इससे सबसे कम प्रभावित कौन हुआ वैश्वीकरण से? इसका जवाब क्या दीजिएगा आप लोग बताइए। तो भाई कहोगे भारत तो हमारा बहुत वैश्वीकरण है, बहुत विदेशी, तो सबसे इसका सही जवाब होगा नेपाल, उपयुक्त है। कौन? नेपाल, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और बताओ भाई नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो कहोगे काठमांडू। भारत तो जिसमें हम लोग रहते हैं चीन, हाँ, बीजिंग, जापान, टोक्यो। ठीक है, उसकी राजधानी की बात करें तो भारत ऐसा देश है जो वैश्वीकरण से बहुत कम प्रभावित हुआ है इस चार ऑप्शंस में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन में आयात को रोकना, बी में है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, कस्टम शुल्क को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन एंड लास्ट जो केवल विकसित देशों के लिए काम करना। तो भाई ये बताओ इसका सही जवाब तुम लोग क्या सोचोगे? तो कहोगे सर आयात को रोकने का काम ये काहे करके है, मतलब संग तो होगा ही ना व्यापार लेना देना, तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का ये काम करता है। कौन? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा आर्थिक मतलब उत्पादन सॉरी अधिक उत्पादन क्यों किया जाता है? लागत घटाने के लिए, उत्पादों की गुणवत्ता कम करने के लिए, केवल घरेलू बाजार में बेचने के लिए, कर से बचने के लिए। तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब होगा लागत घटाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि कोई चीज कम मात्रा में लोगे तो उसके कॉस्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में लोगो तो उसके कॉस्ट बहुत कम होते हैं। इसलिए जो बड़ी मात्रा में मतलब जो ज्यादा चीज एक बार में अधिक से अधिक बनाया जाएगा तो उसके कॉस्ट जो लागत है वो बिल्कुल कम होंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ढेर सारी चीज को तुम समझ सकते हो कि जहां हम बहुत सारी चीज एक बार में खरीदेंगे तो हमें वो सस्ता पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, समझ रहे हो, तो वो ज्यादा महंगा होता है। तो लागत घटाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने का काम करता है कौन? कंपनियां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए ठीक है, आइए भारत में किस प्रकार के उद्यमों को वैश्वीकरण से नुकसान हुआ है? तो बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और सेवा क्षेत्र। भाई मेरे ये कहता है कि भारत में किस प्रकार के उद्योग उद्यमों में माने व्यवसायों में ये बनाने वाले वैश्वीकरण से नुकसान हुआ। बड़े उद्योग को तो उतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, लघु उद्योग जो छोटे मोटे है भाई उसको बहुत नुकसान हुआ, तो इसका सही जवाब होगा लघु उद्योग। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उतना कोई फर्क पड़ा नहीं है, सेवा क्षेत्र से मतलब इससे है नहीं, तो क्या कहोगे? जो लघु उद्योग छोटे मोटे उद्योग वाले हैं, समझ रहे हो, उस पे ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है इस चीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? भाई यहां लाभ पूछा और इससे पहले हम क्वेश्चन में वहां नुकसान की भी बात करे हैं, यहां हम लाभ की बात करते हैं कि बेरोजगारों में वृद्धि, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, श्रमिकों के वेतन में कमी, स्थानीय व्यवसायों का ह्रास। ये कुछ नहीं, हमें पूछ रहा भाई लाभ, ये सब तो भाई नुकसान दिख रहा, हमें लाभ है तो उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण का लाभ है? निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण का लाभ है? पहला है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, ए ऑप्शन, बी है आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, सी है कृषि में कमी, और डी है व्यापार में रुकावटें, मतलब क्या है? रुकावटें बढ़ाना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण का लाभ है? तो आर्थिक विकास की गति को क्या करना? बढ़ाना। समझ रहे हो, जो सबसे पहले 1991 में आर्थिक योजना लागू किया गया था उसमें उदारीकरण था, निजीकरण था, ये सारी चीजें था, तो आर्थिक विकास की गति को माने बढ़ाने, ग्रो करने का काम ये किया है। ठीक है, उदारीकरण का लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते। एससीजेड में विदेशी कंपनियों में कौन सा विशेष लाभ मिलता है? कम टैक्स दरें, उच्च शुल्क, श्रम कानून में कठोरता और केवल सरकारी काम। तो अब यहां हम समझते हैं, मैं एससीजेड की बात कितनी बार कर चुका हूं भाई, समझ रहे हो? एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो विदेशी कंपनियां आती है उसको कौन सा ऐसा हम विशेष लाभ देते हैं? तो इसमें कौन सा ऐसा विशेष लाभ हम देते हैं? तो उसको कम टैक्स दरें लगते, उसको जो हम टैक्स लेते हैं ना वो कम होता है। ठीक है, चलिए भले उस कंपनी से भाई कम टैक्स लेते हैं लेकिन वो अपने पब्लिक को नहीं छोड़ते हैं, पब्लिक से तो बहुत पैसे लिए जाते हैं, बहुत टैक्स लिए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एसईजेड है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर मैं करूं बात कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एसईजेड है मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताओ, बिहार उत्तर प्रदेश का नाम तो भाई दूर दूर तक ऐसे क्षेत्रों में नहीं होता है। यहाँ युवा नेता कहते हैं ना
जिला महासचिव, ये सारे चीज होते हैं यहाँ के बंदे, जिसके कहने से घर में चाय नहीं बनता वो भी युवा नेता बना फिरता रहता है। खैर बिहार का इसमें दूर दूर तक नाम नहीं है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो भाई SEZ जो है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, आपको पता होगा जितनी विदेशी कंपनियां मुख्य रूप से पहले से हमारे इंडिया में है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, तो अधिकतर वो तमिलनाडु में है। आपको पता होगा फोर्ड टाटा के साथ मिलकर, यानी टाटा ने फोर्ड को मिलाकर बड़े से प्लांट जो तमिलनाडु में लगा, स्पेशल जोन इकोनॉमिक जोन है, वहां बहुत कम टैक्सेस लगते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा पूछेगा भाई मेरे, तो तमिलनाडु में कहना SEZ है। ऐसा नहीं कि गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, वहां भी है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात बोला है तो हम तमिलनाडु का नाम लेंगे। यहाँ की राजधानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए, वैश्वीकरण के कारण किन्हें रोजगार के नए अवसर मिले हैं? पहला है केवल किसान, केवल सरकारी कर्मचारी, कुशल श्रमिक, सभी प्रकार के श्रमिक। भाई इसका जवाब बताओ क्या होगा? तो कहोगे सर इसका जो कुशल श्रमिक है ना, जो एकदम टैलेंटेड है, जो हर चीज से मतलब उस चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं, कामों के बारे में, उसको ना रोजगार के नए अवसर मिले, कुशल श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों में आर्थिक सुधारों के पहले कौन सी नीति थी? पहला सामाजिक वादी, दूसरा है पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और केवल निजीकरण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो कहोगे आर्थिक सुधारों के पहले कौन सी नीति थी? तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कौन अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक सुधारों से पहले। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, कि वैश्वीकरण से किस प्रकार का व्यापार बढ़ा है? पहला है केवल कृषि व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और तीसरा है घरेलू व्यापार, और चौथा है स्थानीय व्यापार। तो वैश्वीकरण से किस प्रकार का व्यापार बढ़ा है? तो किस प्रकार का व्यापार बढ़ा है? तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे हमारा देश चाइना से कुछ लेता है, हम चाइना को कुछ देते हैं। हमारे देश में बहुत सारी चीज दूसरे देशों से आता है, और हम भी बहुत सारी चीज दूसरे देशों को देते हैं। तो ये वैश्वीकरण से इस प्रकार का मतलब व्यापार क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ा है। ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए 32 नंबर सवाल हमारे सामने, वैश्वीकरण के कारण किन क्षेत्रों में नए निवेश बढ़े हैं? किन क्षेत्रों में नए निवेश बढ़े हैं? पहला है कृषि, मतलब ए ऑप्शन कृषि, बी में निर्माण और सेवा क्षेत्र, सी में है सार्वजनिक क्षेत्र, और डी में है शैक्षणिक क्षेत्र। तो आपको याद होना चाहिए किन क्षेत्रों में नए, तो निर्माण और सेवा क्षेत्र में बहुत वैश्वीकरण के कारण हमारा जो है वो क्या कहते हैं व्यापार बढ़ा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में मुख्य रूप से जितने जो निर्माण का काम होता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, निर्माण का, वो सारी चीजें ना विदेशी कंपनियां ही मुख्य रूप से करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब विदेशी कंपनियां ही करती है, लेकिन अधिकतर मतलब बड़े बड़े काम उसको दिए जाते थे। निर्माण और सेवा क्षेत्र में वो मतलब निवेश बढ़ा है। चलिए, भारत में किस वर्ष आर्थिक सुधार लागू किए गए थे? भाई मेरे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन हेर फेर इधर से उधर हो गया है, तो इसका जवाब आप लोग बताओ। इससे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं भाई, 1991 में, 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। ये तो हमारा मतलब ये जो क्वेश्चन है पहले भी ये हो चुका है, शायद शायद नहीं, परफेक्ट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या है? 33 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का उत्पादन कहां करती है? केवल अपने देश में, विकासशील देशों में, केवल अमीर देशों में, या सभी देशों में? तो भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का उत्पादन जो है सभी देशों में करती है। अमीर, विकासशील और केवल अपने देश में नहीं, ये सभी देशों में करती है। और मुख्य रूप से अपने वो जो क्या कहते हैं कल कारखाने को स्थापित कहाँ करती? तो जहां मजदूर कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए वहां। आइए आगे करते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर, बड़े उद्योगों पर, सेवा क्षेत्र पर। शायद ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है ना? तो सबसे अधिक किस पर पड़ा है? तो भाई लघु उद्योगों पर। जो छोटे मोटे व्यापारी है ना, जो छोटे मोटे व्यापारी है और लघु उद्योग है, छोटा मोटा व्यापार ही नहीं, क्या उद्योग क्या है, छोटा मोटा है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। हम बात करते हैं 35 नंबर सवाल की। आइए 35 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? लागत में कमी और लाभ में वृद्धि।
बी ऑप्शन है श्रमिकों के लिए अधिक वेतन, सी ऑप्शन है केवल घरेलू व्यापार, और डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो भाई इस पे आप ना सोचो कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमने बताया बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे बड़ा फायदा, फायदा पूछता है तो लागत में कमी और लाभ में वृद्धि। मतलब जो बनाता है वो कम पैसे उसमें लगते हैं और उससे अधिक पैसे ये कमाते हैं। ठीक है, लाभ इसके ज्यादा होते। आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का एक नकारात्मक पहलू क्या है। भाई सकारात्मक नहीं पूछ रहा है भाई मेरे, नकारात्मक पूछ रहा है। तो बताओ नकारात्मक पहलू क्या है इसके। आय में वृद्धि, पर्यावरण क्षति, और तीसरा उत्पादकता में सुधार, और डी है विदेशी निवेशों का बढ़ना। तो नकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू पूछा है तो पर्यावरण की क्षति होती है। भाई बहुत पर्यावरण की क्षति होती है वैश्वीकरण का, ये नकारात्मक पहलू है। ठीक है, बाकी के सब ना ये सकारात्मक पहलू है। हमसे पूछा नकारात्मक पहलू, तब पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण को बहुत नुकसान होता पर क्या करे, फायदा होता तो पर्यावरण का नुकसान भी सह लेते हैं। चलिए आइए अगला सवाल 37। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करती हैं। उच्च कर दर वाले क्षेत्र, गरीब और पिछड़े क्षेत्र, आर्थिक रूप से स्थिर क्षेत्र, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्र। भाई इसका जवाब आप लोग सोच के एकदम सही से बता सकते हो। तो आर्थिक रूप से जो स्थिर रहता है वहां ये अपना निवेश मतलब करना पसंद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, भारत में कौन से आर्थिक क्षेत्र वैश्वीकरण से लाभान्वित हुए हैं। पहला है केवल कृषि, केवल सेवा क्षेत्र, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र, और केवल सरकारी क्षेत्र। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो कहोगे सेवा और विनिर्माण क्षेत्र वैश्वीकरण से मतलब आर्थिक क्षेत्र वैश्वीकरण से क्या हुआ, लाभान्वित हुए हैं। तो कौन, सेवा और विनिर्माण वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा 39 नंबर क्या है वो पढ़िए। लिखा हुआ है कि कौन सा कारक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सरकारी हस्तक्षेप, दूसरा परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार, और सी व्यापार में रुकावटें, और है स्थानीय व्यापार की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा 39 का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में चलिए सुधार। अगला नंबर 40 नंबर जो वैश्वीकरण से किन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़े उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, छोटे और मझले उद्योग, सेवा क्षेत्र। भाई ये क्वेश्चन भी है सिर्फ ऑप्शंस को अलग कर दिया है, छोटे और मझले मतलब लघु उद्योग की बात करें उसको ज्यादा ही क्या हुई है, परेशानी उठाना पड़ा, नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी छोटे। आइए छोटे और मझले उद्योग कहे या लघु उद्योग कह ले। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है, एक सामान्य व्यापार क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां विदेशी निवेशकों को कर में छूट मिलती है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी यही ना। ठीक है, और सब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो तमिलनाडु, ये भी तुम्हें याद रखने हैं। चलिए उदारीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है। व्यापारिक नीतियों में कठोरता, ए ऑप्शन, बी है आयात और निर्यात में कमी, सी सरकारी हस्तक्षेप में कमी, सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आप इसमें क्या उदारीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आप किस चीज के बारे में यहाँ किस पहलू पे आप सोच सकते हैं। तो क्या कहोगे, सरकारी हस्तक्षेप में क्या हुआ, कमी हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे 43 नंबर, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है तो बताइए। लिखा हुआ है केवल घरेलू बाजार को बढ़ावा देना, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, तीसरा सी ऑप्शन आयात को रोकना, और चौथा केवल मतलब डी ऑप्शन सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देना। तब विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना ये वैश्वीकरण का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के कारण किन्हें सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। ऑप्शन ए में किसान, उच्च शिक्षित और कुशल श्रमिक, छोटे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी। भाई बताओ इसका सही जवाब कौन होगा। हमने पहले भी सबसे ज्यादा लाभ तो उच्च शिक्षित और कुशल श्रमिक को ज्यादा इससे फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिला, उन्हें काम मिला है। आइए 45 नंबर, वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है।
वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? पहला, सभी के लिए समान अवसर, आर्थिक असमानता में वृद्धि, घरेलू उद्योगों में वृद्धि और सरकारी समर्थन में वृद्धि। 45 का कौन ऑप्शन आप सोच सकते हैं? कहोगे सर ये क्वेश्चन रिपीटेड, एक बार और आप भी बताएं। आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये भी याद आपको रखना है। भारत में आर्थिक सुधारों से पहले की नीति किस पर आधारित थी? पूंजीवाद, समाजवाद, उदारीकरण और मुक्त व्यापार। तो बताइए इसका सही जवाब कौन होगा? इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? भारत में आर्थिक सुधारों से पहले की नीति किस पर आधारित थी? तो क्या कहो, समाजवाद। समाजवाद पर क्या थी? आधारित थी। ऑप्शन नंबर हम इसका क्या कह सकते हैं सही? तो ऑप्शन नंबर है बी, समाजवाद, उदार। ठीक है, आइए, उदारीकरण, समाजवाद, इस भी क्वेश्चन था। खैर अभी इस क्वेश्चन को समझो। 47 नंबर है, वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक रहा है? पहला, किसान, बड़े उद्योगपति, छोटे उद्यमी और सरकारी कर्मचारी। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक रहा, यहां पूछ रहा है। किसान के लिए, बड़े उद्योगपति, छोटे उद्यमी और सरकारी कर्मचारी। तो भाई छोटे उद्यमी तो भाई उसके लिए नुकसान हुए हैं, छोटे और मझले वाले के लिए। कहता है किसके लिए लाभदायक रहा है ना? लाभदायक किसके लिए रहा? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके लिए ज्यादा फायदे की चीज रही है, बहुत फायदा उन्हें हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसकी मदद मतलब मदद से तेजी से फैल रहा है? सख्त व्यापार, व्यापारिक नीतियां, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी, सरकारी हस्तक्षेप और कृषि क्षेत्र का विकास। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के कारण काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी मतलब कौन सी गतिविधि बढ़ी है? कौन सी गतिविधि बढ़ी है? ए में है मतलब केवल घरेलू व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, कृषि कार्य और सरकारी नियंत्रण। तो भाई बताओ इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब क्या होंगे? तो कहोगे सर गतिविधि बढ़ी, वैश्वीकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश ये बढ़ा है। कितनी बार ये सारी चीजें घूम फिर के बनती है। आइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? स्वास्थ्य सेवा और आईटी और विनिर्माण क्षेत्र, केवल शिक्षा और सरकारी क्षेत्र। तो भाई बताओ, आईटी, आईटी और विनिर्माण की बात करोगे, आईटी और विनिर्माण का क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। आई होप कि ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेहनत से पढ़ो, एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक बार कर लो, फिर हम पूरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पूछे गए हैं परीक्षा में, पीछे के फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, बारी बारी से उस सारी चीजों, सारे विषयों को करने वाले हैं। मेहनत से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।